हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अन अकेडमी नीट। आज हम बात करने वाले हैं आपकी रिवीजन की। यू ऑल नो दैट ऑन 6th of March दोपहर को 3 बजे सैटरडे को आपका एक टेस्ट होने वाला है, विच इज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑफ मंथन, जो हमने खुद ने बहुत प्यार से बनाई है। ठीक है, तो उसमें आपके ज़ूलॉजी में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। एक तो आ रहा है डाइजेशन, दूसरा बच्चे आ रहा है आपका ब्रीदिंग। ठीक है, तो डाइजेशन की रिवीजन हम कर लेते हैं आज और ब्रीदिंग की रिवीजन कर लेंगे हम लोग कल। राइट, सब बच्चे पूरी एनर्जी के साथ हैं यहाँ पर। आई नो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे इस वीडियो को और बहुतों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि मैम आपने चैप्टर्स हमें हैंड रिटन नोट्स के साथ तो पढ़ा दिए, लेकिन मैम प्लीज हमें ये चैप्टर्स एनसीईआरटी के थ्रू भी पढ़ाइए, हमें एनसीईआरटी के एक एक वर्ड देखना है। और मैं आज आपको ये प्रूव कर दूंगी कि जितने वर्ड्स आपके एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं उतने वर्ड्स हमने अपने नोट्स में लिखे हैं, उतने वर्ड्स हमने अपने नोट्स में समझे हैं। तो आज बच्चों ये प्रूव हो जाने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करना और मेरे रेगुलर बच्चों के मार्क्स बिल्कुल अव्वल आने चाहिए, टॉप करना है बच्चों तुमने। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैराथन स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इट इज गोइंग टू बी वन शॉट एनसीईआरटी मैराथन, जिसमें एक ही सेशन में हम इसकी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, माय नेम इज बच्चों सीप पहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अनअकैडमी नीट। और ये है बच्चों हमारी अमेजिंग सी टीम। सुबह 10 बजे आपको बेस्ट केमिस्ट्री के सेशंस मिलते हैं बाय अनूप सर, एंड देन बच्चे 12 o'clock इज द टाइम ऑफ महेंद्र सर, जिसमें आप फिजिक्स इतने बढ़िया तरीके से सीखते हो। देन बच्चे 2 बजे आपकी कोमल मैम के द्वारा बॉटनी की क्लासेस होती है, एंड 3:30 बजे बच्चों अपना टाइम फिक्स है, हमने आना ही आना है। ये कल का आपको एक दिन ऑफ मिल गया था, ठीक है, थोड़ा रेस्ट किया आपने। आज बच्चे अब अच्छे से रिवीजन करेंगे। नोट्स अपने साथ में खोल के रखो एंड साथ ही में अपनी एनसीईआरटी भी खोल के रखो। यू हैव टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही चैनल है जहां पर आपकी एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिवीजन चल रही है। हम पूरा सिलेबस करा रहे हैं। 30th of April तक आपका मंथन में हमने 11th 12th दोनों का सिलेबस कवर कर लेना। 2021 के लिए हमको रेडी हो जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, सिंगल टाइम यू हैव टू प्रेस दिस सब्सक्राइब बटन। फटाफट से सब्सक्राइब पे प्रेस करो एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन प्रेस करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कब हमारा नया सेशन आने वाला है। वी हैव प्लान a lot in these 2 days। आपका फ्राइडे और सैटरडे आप जानते हो कुछ अमेजिंग होता है। यहाँ पर यूट्यूब फेस्टिवल होता है जिसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बहुत नई चीजें सीखने को मिलते हैं। आई होप आपने मेरे एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें मैंने ब्रीदिंग सिखाया था, है ना? याद है सबको वो एक्सपेरिमेंट जिसमें मैंने आपको डायफ्राम की मूवमेंट से प्रूव कर दिया था कि यार डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इनहेलेशन होती है। ठीक है, तो ऐसी अमेजिंग सेशंस यहाँ पर आते रहेंगे, इसीलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। साथ ही में बच्चों जितने भी नोट्स हैं, नोट्स आपको कहां पर मिलते हैं? टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। बच्चे भटकते हुए आते हैं, कमेंट में लिख रहे हैं मैम नोट्स कहाँ हैं? नोट्स है हमारे नए टेलीग्राम चैनल पर। दिस इज t.me/unacademyneet_official। ये नया चैनल है। आई नो मे बी आप पुराने चैनल के पार्ट हो तो उसमें से आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी क्लटरिंग कम हो और नए चैनल को ज्वाइन कर लो। हमने स्पेसिफिकली मंथन के लिए बनाया है, ठीक है, जिसमें आपको एवरी डे राइट आफ्टर द सेशन डीपीपी भी मिलती है और नोट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड बच्चों दिस इज अनअकैडमी इग्नाइट स्कॉलरशिप टेस्ट। यू कैन ज्वाइन इट बाय यूजिंग सीप लाइव कोड। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और बहुत सारे प्लस बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे उम्मीद बैच है, अचीवर्स बैच है, जिसमें आपको डेमो क्लासेस भी मिल रही हैं। 25th of Feb से 3rd March तक आपको डेमो क्लासेस मिली थी, ठीक है, और उसके बाद आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। देखो इसमें क्या रहेगा, आपके पास लाइव क्लासेस रहेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे एंड स्टडी मटेरियल भी मिलेगा यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे आपको हमारे सारे प्लस कोर्सेज में मिलता है। ठीक है, देन देयर इज वन मोर बैच बच्चों, अर्ली एंथ्यूज बैच, अमेजिंग टीचर्स, विच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 6th of March, है ना? दैट मीन्स कल, है ना, कल स्टार्ट होने वाला है ये वाला बैच 6th of March को। इसमें भी आपके पास डेमो क्लासेस लेने का थोड़ा सा चांस रहता है। 1st of March to 6th of March आप लगा सकते हो, मतलब एक दिन बचा है। ठीक है, तो आप जो भी कोर्स लेने का प्लान करते हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन में आते हो तो जितने भी कोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग माइन, इंक्लूडिंग एवरी सब्जेक्ट्स, एवरी टीचर्स कोर्स नीट यूजी कैटेगरी में, आप सब देख सकते हो। जितना मन आए उतना देखो, अनलिमिटेड एक्सेस है और ऐसा आपको किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ पर मिलता है, जहां पर बच्चे आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सीप लाइव कोड लगाना है, जिससे आपको मिल जाएगा 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट। ठीक है,
चलिए चालू करें आज के अपना सेशन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की रिवीजन कर रहे हैं वाया एनसीईआरटी। तो आपकी मुझे पूरी पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। ये आपका स्केड्यूल है, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो 30 अप्रैल को आपका सिलेबस हम डन कर देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी 11th 12th दोनों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी क्या कहते हैं, एक एक लाइन समझेंगे, एक एक लाइन समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आवर एनसीईआरटी सेइंग कि यार जो खाना खाया आपने, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, हमें पता है बिना इसके बात बन ही नहीं सकती, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट्स, अब इस फूड में ऐसा क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कम अमाउंट में चाहिए। सो द मेजर कंपोनेंट, ठीक है, मेजर मतलब विच आर रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट। तो वो कौन से रहेंगे, आपके 3 मेजर रहेंगे। वन इज योर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एज वेल एज फैट्स, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं आपके फूड में जो प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं। देखो ये तो प्ले करते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। देन देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट व्हिच एक्चुअली प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस। चाहिए तो कम अमाउंट में, लेकिन बच्चों चाहिए जरूर, क्योंकि उनकी डेफिशिएंसी से डिजीजेस हो जाती है, ठीक है। तो माइनर कंपोनेंट्स कौन से रहेंगे आपके, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। तो मेजर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, माइनर अमाउंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो फूड से आपको क्या मिलेगा, आपने कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, विटामिन्स खा लिए, फूड से बेटा आपको क्या मिलेगा, फूड इज गोइंग टू प्रोवाइड यू एनर्जी, है ना, फॉर योर ग्रोथ। आपकी सेल डिविजन हो रही है, आपकी बॉडी का साइज बढ़ रहा है, आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हो, तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी चाहिए। सो फूड एक्चुअली प्रोवाइड्स एनर्जी प्लस द ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ टिश्यू। साथ साथ अंडरलाइन कर रहे हो ना, ठीक है। प्लस बच्चों खाना तो खा लिया, अब क्या बिना पानी के बात बन सकती है, बिल्कुल भी नहीं बन सकती। सो द वाटर दैट वी टेक ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। नाउ यू नो दैट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में कि यार जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो कैसी होती हैं, कैटालाइज्ड रिएक्शन। दैट मीन्स इसमें आपको क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, और एंजाइम बिना पानी के काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो देख रहे हो किस तरीके से आपके चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है। कॉन्सेप्ट कहां से था, ये बायोमोलिक्यूल्स से था, लेकिन हमने यहां पर इसको अंडरस्टैंड किया कि यार पानी क्यों रिक्वायर्ड है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में ही क्यों, क्योंकि बच्चों वहां पर एंजाइम ने आना है, एंजाइम बिना पानी के काम नहीं करेगा, ठीक है। सो water also plays an important role in metabolic processes and also prevents dehydration of the body। पानी की कमी नहीं होने देता है ना, ठीक है। तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन द फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें स्टार्च जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, फैट्स जा रहे हैं। अब इस फॉर्म में हम अपने सेल तक ये नहीं पहुंचा सकते, इस फॉर्म में हम इससे एनर्जी नहीं ले सकते, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। सो दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्रेक डाउन करना जरूरी है, वही काम कौन करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। This process of conversion of complex foods बच्चे into simpler and absorbable form is called as digestion। इसी तोड़ फोड़ को आप क्या बोलते हो बेटा, डाइजेशन बोलते हो। जब एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे स्टार्च, जैसे प्रोटीन, जैसे फैट्स, जैसे न्यूक्लिक एसिड टूट जाएंगे into simpler forms, ठीक है। And it is carried out by our digestive system by mechanical as well as biochemical। अब ये दो वर्ड समझो, एक वर्ड यहां पर लिखा है मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल मतलब तोड़फोड़ करना, ठीक है। जैसे एक बड़ी बाइट आपने खाई, उसको मैकेनिकली उसके टुकड़े कर देना, ठीक है। जैसे मान लो आपने ये बाइट खाई, अगर मैं इस बाइट के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दूं जो आपका टीथ करता है, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरा वर्ड क्या लिख रहे हैं, बायोकेमिकल डाइजेशन। बायोकेमिकल का मतलब है कि यार यहां पर आपने स्टार्च खाया तो यहां पर भी तो स्टार्च रह गया, क्या रह गया, स्टार्च ही है, चाहे आपने उसके टुकड़े कर लिए, स्टार्च ही है। लेकिन जब आप इस स्टार्च का ब्रेक डाउन करोगे, केमिकल, इस केमिकल को तोड़ोगे, स्टार्च से आप बना दोगे माल्टोज, ठीक है, माल्टोज से आप बना दोगे ग्लूकोज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, बायोकेमिकल डाइजेशन। तो दोनों का मैकेनिकल प्लस बच्चे बायोकेमिकल डाइजेशन वुड बी डन बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज शोन हियर, ठीक है। ये आपका क्या है, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, देयर इज अ बिग कैनॉल,
starting from your mouth till your anus, which is called as elementary canal. क्या बोलते हो बच्चों इसको? elementary canal, जो आपके माउथ से स्टार्ट होकर कहां तक जाती है? एनस. अब इस elementary canal के आगे मॉडिफिकेशन है. देखो पहले इसोफेगस थी, फिर इसने अपना डायमीटर बढ़ा लिया, स्टमक बन गया जे शेप स्ट्रक्चर, फिर बच्चों सी शेप स्ट्रक्चर दैट इज ड्यूडेनम, देन आगे कॉइलिंग हुई जेजुनम, देन इलियम एंड देन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन. वन बाय वन हम हर पार्ट को करने वाले हैं. ठीक है, हर पार्ट को करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके कैनॉल पे. एलिमेंट्री कैनॉल कहां से स्टार्ट होगी बच्चों? विद एन एंटीरियर ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज माउथ, है ना, माउथ से स्टार्ट हुई. इट ओपन्स पोस्टीरियरली थ्रू द एनस. एंटीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा, है ना. अगर आपको उल्टा लिटा दिया जाए तो आपके आगे वाली साइड क्या आएगा? माउथ आएगा. पीछे वाली साइड क्या रह जाएगा? एनस रह जाएगा. तो एंटीरियरली इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ एंड पोस्टीरियरली इट इज एंडिंग एट योर एनस. ठीक है, माउथ विल लीड टू अ कैविटी विच इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी. आपकी जो माउथ में कैविटी है इसको आप क्या बोलते हो बेटा? बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी बोलते हो. अब इस ओरल कैविटी में बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना. खाना खा रहे हो, डायरेक्ट थोड़ा अंदर जाएगा, पहले उसको तोड़ोगे भी तो. और सबसे पहले खाना तो हम न्यूट्रिएंट्स के लिए कम और टेस्ट के लिए ज्यादा खाते हैं, है ना. तो टेस्ट आने की जो जगह है वो क्या रहेगी? आपके माउथ में ही है, क्योंकि आपके माउथ में एक स्ट्रक्चर है जिसके पास प्रेजेंट है टेस्ट पैपिलास, है ना, जिससे आपको मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा ये सब पता चलता है. टंग बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. ठीक है, सो द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ, पहली चीज, and a muscular structure which is called as tongue. मसल लगी हुई ना, मूव कर सकते हो, वॉलंटरी मसल्स है, आपके कंट्रोल में है. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं टूथ की. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? टूथ की, आपके दांतों की. सो ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट. अगर आपका ये जॉ बोन है जिसमें ऐसे पॉकेट सा बना हुआ है, सॉकेट बोल लो. ठीक है, आपका एक टूथ इस तरीके से ऐसे उसके अंदर घुसा हुआ है, देख रहे हो, एम्बेडेड है. आधा बाहर है और आधा अंदर के साइड पर है. दिस टाइप ऑफ डेंटेशन जिसमें tooth is embedded inside the socket of the jawbone, this is called as, क्या बोलोगे बच्चों? thecodont dentition. ठीक है, this type of attachment is called as thecodont dentition. ठीक है, and majority of mammals including human beings, पहला तो वर्ड पता चल गया तुम्हें, thecodont. next, majority of mammals हमको मिलाकर क्या होता है इनके लाइफ में? दो बड़े टीथ आते हैं. ठीक है, 2 sets of teeth during their life. एक जो आता है वो टेम्पररी आता है, कुछ टाइम के लिए रहेगा फिर टूट जाएंगे, उसको आप क्या बोल दोगे? मिल्क डेंटेशन. और जो दूसरा आता है बच्चों परमानेंट आता है, अनलेस कि आपको कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बहुत प्रेशर से यहां पर लग जाए. अगर ऐसा कुछ ना हो तो लाइफ लॉन्ग, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते तब तक आपके वो दांत आपके साथ देते हैं, उनको आप बोलते हो डेसिडुअस टीथ. ठीक है, तो दो बार आए लाइफ में टीथ, इसी वजह से इस डेंटेशन को क्या बोलते हो? डायफायोडोंट. बिकॉज द मिल्क टीथ दे आर रिप्लेस्ड बाय द सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ. तो दो वर्ड्स आपको याद रहेंगे. पहला बच्चे, सिंस ये सॉकेट्स में है तो थीकोडोंट, सिंस इसमें दो बार आ रहे हैं दांत तो उसको आप बोल दोगे डायफायोडोंट. ठीक है, एंड एडल्ट हैज, अब बात करते हैं कि कितने दांत है. एडल्ट मतलब परमानेंट डेंटेशन की बात कर रहे हैं. परमानेंट डेंटेशन में आपके पास हाउ मेनी टूथ आर देयर? 32 टूथ आर देयर विच आर ऑफ 4 टाइप्स. अब सारे दांत एक जैसे तो है नहीं, है ना, सबका रंग ढंग शेप सब कुछ अलग है. ठीक है, सिंस वी हैव वेराइटी ऑफ टूथ, वेराइटी है ना, आगे सबसे पहले आपके पास है इंसिजर्स, देन वेम्पायर वाले दांत कैनाइन, देन बच्चों प्री मोलर्स एंड देन आपके पास क्या है? मोलर्स है. सिंस आपके पास वेराइटी ऑफ टूथ है, दैट इज व्हाई दैट टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड एज हेटेरोडोंट डेंटेशन. ये लिखा, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरो. हेटेरो मींस वेराइटी, होमो का मतलब होता है सेम. अगर सारे दांत एक ही तरीके के होते तो हम बोलते हैं होमोडोंट. अब सिंस आपके पास वेराइटी है तो हम इसको बोल रहे हैं हेटेरोडोंट. कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एज वेल एज मोलर्स. ठीक है, जब हम इनका अरेंजमेंट देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों? अरेंजमेंट देखते हैं. ये देखिए, ये आपका एक जॉ, अपर जॉ बना दिया, ऐसे यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? लोअर जॉ प्रेजेंट होगा. हम इसको क्या कर देते हैं? क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. कितने क्वाड्रेंट? 4 क्वाड्रेंट. मैथ्स में करते थे ना कि इसके क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दो. जब हमने अपर जॉ के एक क्वाड्रेंट में देखा, क्या देखा? अपर जॉ के एक क्वाड्रेंट में देखा बच्चों, तो यहां पर मुझे एडल्ट्स में, किसमें? एडल्ट्स में इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स कितने मिले? एक क्वाड्रेंट की बात हो रही है बच्चों.
इंसिजर्स में सब बच्चे बताएंगे, आना चाहिए आपको, ये टॉपिक आपको आना चाहिए। सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू कमेंट। यस, आप लाइव चैट में कमेंट करो, आप तो लाइव देख रहे हो ना, तो आप देख रहे हो तो एक्टिवनेस भी तो वैसी रहनी चाहिए, ठीक है। तो इंसिजर्स कितने रहेंगे आपके? 2, ठीक है। इंसिजर्स कितने रहेंगे? 2। कैनाइन्स कितने रहेंगे बच्चों? 1। प्रीमोलर्स कितने हैं? 2। और मोलर्स कितने हैं? 3। तो यही अरेंजमेंट यहां पर है 2 1 2 3। यही अरेंजमेंट यहां पर होगा 2 1 2 3। यही अरेंजमेंट यहां होगा 2 1 2 3। और यही अरेंजमेंट यहां होगा 2 1 2 3। तो जब हम अपर वाले के एक क्वाड्रेंट को 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका डेंटल फॉर्मूला। सो डेंटल फॉर्मूला इज द नंबर एंड द टाइप ऑफ टूथ ऑन वन साइड ऑफ अपर जॉ अपॉन वन साइड ऑफ लोअर जॉ। एक साइड की बात हो रही है, तो ये तो एडल्ट में था। अब देख लेते हैं बच्चों, बच्चों में है ना, मिल्क डेंटिशन की बात करते हैं। मिल्क टीथ में देखें तो इंसिजर्स कितने होते हैं? सेम, ठीक है। कैनाइन्स कितने होते हैं? सेम। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? होते ही नहीं। और मोलर्स कितने होते हैं? 2। तो इनका डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2102 अपॉन 2102। जब हम इन सारों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 अगर यहां पर इंसिजर्स हैं तो टोटल कितने होंगे? 2 × 4 दैट इज 8। एक कैनाइन अगर यहां है तो टोटल कितना होगा? 4, ठीक है। सेम में 2 प्रीमोलर्स यहां है तो टोटल कितना होगा? 8। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से करना है। तो यहां पर जब आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 32। और यहां पर जब आपने टोटल किया तो बच्चों कितना आया? बताओ बताओ कितना आया? 20 आ गया। दैट मीन्स बचपन में आपके पास 20 दांत थे, देन वो टूटे, दोबारा आए, 20 के 20 तो दोबारा आ गए, लेकिन नए कितने आए? है ना, पहले 20 थे, दोबारा 20 तो आए, लेकिन नए कितने आए? जो नए आए वो तो लाइफ में एक ही बारी आए हैं ना, है ना। जो दांत नए आए वो तो लाइफ में एक ही बारी आए हैं। तो नंबर ऑफ मोनोफायोडोन टूथ कितना हुआ? नंबर ऑफ मोनोफायोडोन टूथ कितने हुए? दैट इज गोइंग टू बी 32 माइनस 20, दैट इज गोइंग टू बी 12, है ना। और कौन कौन से हुए बच्चे? एक तो वो हुए आपके दोनों प्रीमोलर्स प्लस आपका थर्ड मोलर, ठीक है, थर्ड मोलर। तो अब देख लेते हैं, arrangement of tooth in each half of the upper and lower jaw is called in the order of IC, PM and M, है ना, इसी ऑर्डर में लिखा था। इसको आप क्या बोलते हो? 2 1 2 3 upon 2 1 2 3, that is बच्चों called as dental formula, ठीक है। आपको डेंटल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एडल्ट का भी और मिल्क डेंटिशन का भी। अब बच्चे बात करते हैं आपके टूथ के स्ट्रक्चर की, कि किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है बच्चों बताओ। ये मैम बना रही हैं आपके सामने, ठीक है। This is less hard part which is called as dentine, ठीक है। जहां पे मैं इस तरीके से स्ट्राइप्स बना रही हूं, this part is called as dentine, ठीक है। Then इसके ऊपर the hardest part of your body which is called as enamel, ठीक है। जहां पर enamel है आपको वही टूथ का हिस्सा दिखाई देता है, so that is called as crown. This junction is called as neck and this is called as root. Root के अंदर यहां पर क्या है? This is your pulp cavity. क्या है बेटा? Pulp cavity, ठीक है। तो यही चीजें लिखी होंगी यहां पर, that the hard chewing surface of the teeth is made up of enamel. Enamel लाइफ में एक ही बारी आता है, ठीक है। और अगर आपका किसी एक्सीडेंट की वजह से enamel breaks down तो it will not regenerate, ठीक है। So the hard chewing surface of the tooth is called as enamel, which will help in the mastication of food. chew करने में help करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके टूथ की। Then आते हैं next structure which is called as tongue. अब tongue क्या है? freely movable मतलब it is a voluntary structure. कैसा structure है? voluntary structure. And it is attached to the floor of the oral cavity by बच्चों frenulum. कैसे attached है? With the help of frenulum, ठीक है। Now the upper surface of the tongue has very small projections which are called as papilla. मैंने आपको बताया था आपके माउथ में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, च्यूइंग में तो हेल्प करेंगे, साथ ही में आपको टेस्ट भी देंगे, तभी तो खाते हो। पिज्जा आ गया, गोलगप्पे खाने मन कर रहा है, मन किसका कर रहा है? मन आपके पेट को नहीं कर रहा है, मन कर रहा है आपकी टंग को, है ना, कि मुझे वो टेस्ट लेना है। तो टेस्ट के लिए क्या प्रेजेंट है बच्चों? पैपिले। इस तरीके से आपकी टंग होती है,
ठीक है, ओरल पार्ट होता है एंड फेरेंजियल पार्ट होता है। देर आर वेरियस पैपिले, ठीक है, सर्कमवैलेट पैपिले, एंड यहां पर आपके प्रेजेंट होंगे पंजीफॉर्म पैपिले। देन बीच में आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे, फिलीफॉर्म पैपिले। अब पैपिले के पास क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, विच विल हेल्प यू इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट। यू नो दैट टिप पे आपको कौन सा टेस्ट आता है, स्वीट। देन यहाँ पर कौन सा आता है, सॉल्टी। यहाँ पर कौन सा आता है बच्चों, खट्टा, सावर। और यहाँ पर कौन सा टेस्ट आता है, बिटर। साथ साथ में बताते जो आप ही की रिविजन हो रही है, ठीक है। देन द ओरल कैविटी विल लीड टू शॉर्ट फेरिंग्स। अब कैविटी की बात हो गई, ओरल कैविटी की। इसके बाद कॉमन एरिया फॉर बोथ फूड एंड एयर, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एज वेल एज एयर। अब जो आपने नाक से इनहेल किया वो तो सिर्फ एयर है, जो यहां से खाया उसके साथ हवा भी तो गई है ना। तो नेजल कैविटी के पीछे वाला फेरिंग्स का पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स। उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, बताओ सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा बच्चों उसमें, यस सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा उसमें, एयर होगी। लेकिन जो बक्कल कैविटी के पीछे वाला फेरिंग्स है, खाना खाया, खाने के साथ हवा भी तो गई, वैक्यूम थोड़ा क्रिएट हो गया, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, बोथ फूड एंड एयर, एंड दिस इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स। तो तीन हिस्से होते हैं फेरिंग्स के भी, इसके पीछे वाला नेजोफेरिंग्स, इसके पीछे वाला ओरोफेरिंग्स, और लेरिंग्स के पीछे वाला लेरेंजियोफेरिंग्स, ठीक है। देन द इसोफेगस एंड द ट्रैकिया ओपन्स इनटू फेरिंग्स, ये हमने देख लिया। देन बच्चों आपका फूड हम चाहते हैं सिर्फ आपके गलेट में जाए, सिर्फ आपके पीछे इसोफेगस में ही जाना चाहिए, विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे, यू नो दैट बच्चे, दिस इज योर ओरल कैविटी, ठीक है, दिस वन इज योर नेजल कैविटी, ठीक है, and this is the common passage, this is called as pharynx। ये नेजल कैविटी के सामने वाला फेरिंग्स जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी, हवा, दिस इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी, एयर। ओरल कैविटी के सामने वाला इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स जिसमें क्या होगा, फूड भी होगा प्लस क्या होगी यहां पर, एयर भी होगी, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लेरेंजियोफेरिंग्स। देन बच्चे आप आगे देखते हो कि बॉडी के एंटीरियर साइड पर, आगे की साइड पर कौन सी ओपनिंग है, देयर इज ओपनिंग ऑफ योर विंड पाइप, एंड पोस्टीरियर साइड पे किसकी ओपनिंग है, देयर इज ओपनिंग ऑफ योर फूड पाइप, ठीक है। तो यहां पर फूड भी है प्लस बच्चे यहां पर एयर भी है। हम क्या चाहते हैं कि भाई ये फूड तो सिर्फ किस में एंट्री ले, इसोफेगस में एंट्री ले, यहां पर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इसी वजह से इस ग्लॉटिस के ऊपर, दिस इज ग्लॉटिस के ऊपर लगा हुआ है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, एंड दिस एपिग्लॉटिस इज गोइंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, ठीक है। ये सिर्फ किस में अलाउ करेगा इसको, आपकी फूड पाइप में जाने के लिए। तो जैसे ही खाना आएगा एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेगा और आपकी विंड पाइप में खाने को नहीं जाने देगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द फूड टू एंटर इनटू योर विंड पाइप। देन बच्चों यहां पर भी एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एट दिस प्लेस, ठीक है। वी वॉन्ट द फूड टू गो इन दिस डायरेक्शन ओनली, वी डज नॉट वॉन्ट द फूड टू गो into your nasal cavity। तो यहां पे इस चीज को कौन प्रिवेंट करता है, another hanging structure which is called as uvula। uvula will not allow your food to enter into the nasopharynx। क्लियर, दोनों चीजें क्लियर है, सब बच्चे बताते जाओ मुझे साथ साथ, ठीक है। तो यही लिख रहे हैं कि एक कार्टिलेज का फ्लैप है एपिग्लॉटिस, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द फूड इनटू द ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस क्या है, इट इज द ओपनिंग ऑफ योर विंड पाइप, ठीक है, ड्यूरिंग swallowing। अब बात करते हैं, अब फूड को तो देखो विंड पाइप में जाने से रोक लिया, फूड को सही दिशा दे दी। सही दिशा क्या है, इसोफेगस में। सो इसोफेगस बच्चों इट्स अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली, पीछे वाली साइड है ना, पतली सी ट्यूब है, पीछे वाली साइड है, आगे वाली साइड तो विंड पाइप है, पोस्टीरियर लिखा है इसीलिए, पासिंग थ्रू द नेक, thorax and diaphragm, and then it will lead to a J-shaped bag which is called as stomach। तो ये चीज समझो बच्चों कि जो आपका इसोफेगस है, ठीक है, पतली सी ट्यूब है, एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू ओपन इनटू द स्टमक, जे शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके ऊपर वाली साइड भी स्फिंक्टर होगा,
दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, लोअर साइड पे भी यहां पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कार्डियक और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। याद है ना, इसको क्यों कार्डियक बोला था, क्यों बच्चे कार्डियक बोला था? बिकॉज इट एक्चुअली ओपन्स इनटू द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। तो स्टमक के हमारे पास क्या है, 4 हिस्से हैं। द फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज फंडस। क्या बोलोगे इसको? फंडस। क्यों? क्योंकि इसमें हवा ही भरी होती है सिर्फ। नेक्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज कार्डियक, ठीक है, जहां पर आपकी इसोफेगस ओपन होती है। नेक्स्ट पोर्शन विच इज द मेजर पार्ट, इट इज कॉल्ड एज द बॉडी, and the last portion is called as pylorus। ठीक है, पाइलोरस, राइट बच्चों। एंड लास्ट में यहां पर आपको एक और स्फिंक्टर मिल जाएगा विच इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर कुछ नहीं होता, सर्कुलर मसल्स ही होती हैं। ये मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो ओपनिंग बंद हो जाएगी, अगर ये रिलैक्स कर जाएंगी तो इट विल ओपन। सो इफ वी वांट फूड टू एंटर इनटू द स्टमक देन द स्फिंक्टर शुड रिलैक्स, ठीक है, एंड इफ वी डोंट वांट देम देन दे शुड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। कई बार क्या होता है बच्चे, आपका फूड यहां पर आकर अड़ जाता है, आगे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि शायद स्फिंक्टर ओपन नहीं हुआ है, स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हुआ है। उस केस में आपको यहां पर जलन होती है, इस जगह पर क्या होती है, जलन होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज हार्टबर्न। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, हार्टबर्न बोला जाता है। फंडस कौन सा पार्ट है, जहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी, गैस प्रेजेंट होगी। कार्डियक कौन सा पार्ट है, जहां पर आपकी इसोफेगस ओपन करती है। राइट, क्लियर। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। Okay, so the structure is stomach. It is the muscular, there is a muscular sphincter which is called as gastroesophageal sphincter। समझ रहे हो, इसोफेगस और स्टमक के बीच का, ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, जिसको मैंने कार्डियक स्फिंक्टर बोला था, क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इट इज गोइंग टू रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। ठीक है, कि सामान आगे स्टमक में भेजना है कि नहीं भेजना, वो ये देखेगा। अब स्टमक जो कि लोकेटेड है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब इस चीज को समझो, ये जो आपका पोर्शन है दिस इज थोरैसिक कैविटी, ये जो नीचे पेट वाला पोर्शन है इसको आप बोलते हो एब्डोमिनल कैविटी। दोनों को डिवाइड कौन करता है, डायफ्राम डिवाइड करता है। तो स्टमक किस कैविटी में प्रेजेंट हुआ, बताइए, कम ऑन बच्चों बताइए, स्टमक किस कैविटी में प्रेजेंट हुआ, किस वाली कैविटी में पाया जाएगा, थोरैसिक में या एब्डोमिनल में? नीचे है ना, आपका स्टमक डायफ्राम के नीचे है। सो इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। 4 हिस्से होंगे, इस पे याद रखना। पहले की एनसीईआरटी 3 हिस्से बोलती थी, लेकिन अब कितने आपको याद रखने, 4 पार्ट्स होंगे। सबसे मेजर पार्ट कार्डियक पार्ट, जिसके अंदर इसोफेगस खुलेगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन बच्चों जहां गैस थी, फंडिक पार्ट। देन बच्चों मेन सेंट्रल रीजन, दैट इज बॉडी, एंड द लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज पाइलोरस। लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज पाइलोरस। ठीक है, अब ये जो पाइलोरस पार्ट है, इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो, हमने इसोफेगस कर लिया, हमने कैविटी कर ली, हमने स्टमक कर ली, अब हम आ गए हैं उससे अगले हिस्से पे, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी क्या होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा, यस, स्टमक से आए, ये बना सी शेप स्ट्रक्चर। क्या नाम दोगे इस सी शेप स्ट्रक्चर को, दिस सी शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। देन थोड़ा आपने कॉइलिंग की, क्या बनाया, जेजुनम, और जेजुनम ने थोड़ा और कॉइल किया तो क्या बनाया बच्चों, इलियम, है ना, ये देखिए। Then this ileum is going to enter into the blind sac. This blind sac is going to be called as सीकम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अभी सिर्फ हम स्मॉल इंटेस्टाइन का कर रहे हैं। तो सबसे पहले सी शेप स्ट्रक्चर, ड्यूडेनम, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी शेप है, सी। देन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दैट इज जेजुनम। इसके आसपास ब्लड वेसल्स भी बहुत हैं, तो इट इज वैस्कुलराइज्ड। ठीक है, एंड देन द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज इलियम।
ठीक है। देन दिस लास्ट पार्ट इज गोइंग टू एंटर इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट थे, यहां पर फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज सीकम। क्या बोलोगे इसको? सीकम। सीकम को बोलते हैं ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक समझते हो, जिसकी सिर्फ एक ही साइड पर ओपनिंग होती है, सिर्फ यहीं पे ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है विच सिंथेसाइजेस लॉट्स ऑफ विटामिन्स, जैसे B12, जैसे विटामिन के, और वो हमारी बॉडी के साथ एक रिलेशनशिप बनाकर रख रहे हैं। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो सीकम हो गया। सीकम के बाद आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज कोलॉन। ये सारी आपकी क्या है बच्चे? कोलॉन है। ठीक, यस। सो ये जो ऊपर जाती हुई कोलॉन है, दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग। इधर जो जा रहा है इसको बोलोगे ट्रांसवर्स। नीचे जो आ रहा है डिसेंडिंग। ये जो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है सिग्मोइड। एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज रेक्टम। रेक्टम के बाद उससे अगला हिस्सा विच इज कॉल्ड एज एनस। ठीक है, यस। तो ये सारे पार्ट्स किसके हो जाएंगे? आपके लार्ज इंटेस्टाइन के हो जाएंगे। अब देख लेते हैं, यही बताएंगे वो, है ना, यही हमने जस्ट अभी पढ़ा है। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला सी शेप। ये शेप्स याद रखनी है, जैसे स्टमक था जे शेप, ये क्या है आपके पास? सी शेप। सो सी शेप ड्यूडेनम विच इज अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम। ठीक है, जो कॉइल्ड रीजन है वो जेजुनम है, एंड हाईली कॉइल्ड, देखो लॉन्ग कॉइल्ड कौन सा है? जेजुनम। और ज्यादा कॉइल्ड कौन सा है? इलियम। याद रखना है, दिस इज इलियम विद ई, ILEUM। एक इलियम आप लोकोमोशन में पढ़ोगे, दैट इज ILIUM। नाउ दैट इज द इलियम विच इज पार्ट ऑफ योर हिप बोन। ठीक है, हिप बोन बनाने में इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ये सब यूज होते हैं। तो यहां वाला जो इलियम है वो ये है, और आई वाला इलियम आपकी हिप बोन बनाता है। देन बच्चों, The opening of stomach into the duodenum is guarded by pyloric sphincter। कर लिया है। ये जो इलियम है it will open into large intestine। ठीक है, कौन सा पार्ट? सीकम। क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में कि बताइए लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट ऐसा है विच इज ब्लाइंड एंडेड। ठीक है, तो ब्लाइंड सैक कौन सा रहेगा आपका? सीकम, जिसमें मैंने अभी जस्ट बताया कि इसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। Then a narrow finger-like tubular projections, a vermiform appendix। ठीक है, आपके सीकम के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा वेस्टिजियल ऑर्गन जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वेस्टिजियल, वेस्टिजियल मतलब ऑफ नो यूज, लेकिन या तो पास्ट में किसी में यूज में था या फिर करंटली किसी और ऑर्गेनिज्म के यूज में। जैसे मैं बताऊं र्यूमिनेंट्स में, काउज और बफेलोज में इट इज ऑफ यूज। ठीक है, इट अराइजेस फ्रॉम विच पार्ट? सीकम। सीकम विल देन ओपन इनटू कोलॉन। कोलॉन इज डिवाइडेड इनटू, जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग, देन बच्चों ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, एंड जो एस शेप्ड आ रहा है सिग्मोइड। सिग्मोइड के बाद आ जाएगा आपका बैग जिसमें फीसेस स्टोर होती हैं, दैट इज called as a rectum and it will open to outside via anus। तो यहां पर हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा ग्लैंड्स भी हैं जो आपकी एलिमेंट्री कैनॉल में हेल्प कर रहे हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनॉल का पार्ट नहीं है बट अपनी सिक्रीशन उसमें डाल रहे हैं, जैसे पेनक्रियास, जैसे लिवर, ये सब कैनॉल के बाहर है बट दे आर पोरिंग देयर सिक्रीशन इनटू द कैनॉल, सो दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या बोलोगे इनको? एक्सेसरी ग्लैंड्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं दैट द वॉल the elementary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers। ये डायग्राम सबको क्लियर है ना? साथ साथ एनसीईआरटी के डायग्राम देखते जाओ। हमने स्टमक कर लिया है, फंडस रीजन गैस वाला, कार्डियक जिसमें आपका इसोफेगस खुल रहा है, बॉडी एंड पाइलोरस। यहां पर प्रेजेंट होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहां पर प्रेजेंट होगा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। क्लियर। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी की, कि यार ये जो ट्यूब है, ये जो आपकी ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज है, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है, तो मैं आपको बता दूं। हाँ जी, फटाफट से कर लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर बताइए, ये मैंने समझाया हुआ है सबको, दैट इज कॉल्ड एज सिरोसा। देन बच्चों इनर टू सिरोसा इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस। ठीक है, ये सब क्या है आपकी? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना।
जिसमें कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होंगी, लॉन्गिट्यूडनल बाहर एंड देन क्या होंगी, सर्कुलर। लेकिन स्टमक की अगर बात करें तो उसके पास क्या प्रेजेंट है, ओब्लिक मसल भी प्रेजेंट है। ओब्लिक मसल सिर्फ किस में पाई जाती है, स्टमक में पाई जाती है। यस बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गई मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर के बाद आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू विच इज गोइंग टू फॉर्म सब म्यूकोसा। क्या बनाएगा ये, दिस इज गोइंग टू फॉर्म सब म्यूकोसा। एंड सब म्यूकोसा के अंदर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी म्यूकोसा। द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी म्यूकोसा, जिसमें मॉडिफिकेशंस है लाइक विल्लाए, माइक्रोविल्लाए, ग्लैंड्स का होना। तो ये सारी क्या बना रही है आपकी म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, ल्यूमेन, और इसी ल्यूमेन में क्या है आपका फूड फ्लो कर रहा है। तो देख रहे हो कि यार अगर इस तरीके से आपकी ट्यूब है, ठीक है, तो इस जगह पर कौन कौन से टिश्यूज है, सबसे बाहर होगी सिरोसा और सबसे अंदर होगी म्यूकोसा। अब इतनी सी जगह में आपकी इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं। तो सिरोसा आउटर मोस्ट, जो कि इसोफेगस और रेक्टम के पास नहीं होती है। देन मस्कुलरिस एक्सटर्ना, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेरिस्टालसिस, है ना, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यहां पर प्लेक्सस भी होता है विच इज कॉल्ड एज ऑरबाश प्लेक्सस, जो कि ये काम कराता है। देखो न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। एक सेट ऑफ न्यूरॉन आपको इस मस्कुलरिस में मिलेंगे, दूसरा सेट ऑफ न्यूरॉन्स आपको सब म्यूकोसा में मिलेंगे। सब म्यूकोसा इज सिंपली द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसके पास एक और प्लेक्सस है जो आपकी ग्लैंडुलर सिक्रीशन कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसल प्लेक्सस। एंड द इनर मोस्ट लेयर जिसके पास अपनी मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस इंटरना, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। तो सारे के सारे ग्लैंड्स कहां पर मिलेंगे आपको, म्यूकोसा में मिलेंगे। ठीक है, ऑल द ग्लैंड्स एक्सेप्ट बच्चों वन ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड आपको कहां मिलता है, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में मिलता है। कहां मिलता है, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में मिलता है। ठीक है, तो म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स एंड यही म्यूकोसा आगे मॉडिफाई हो जाती है, ये बनाती है आपके विल्लाए, ये बनाती है आपके क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है, दैट the wall consists of 4 layers, outermost serosa, muscularis, submucosa and mucosa. Serosa बच्चे it is the outermost, देख लिया हमने, made up of thin mesothelium, किससे बनती है बच्चों, mesothelium से, which is बच्चों, हाँ जी, which is the epithelium of the visceral organ with some connective tissue। साथ ही में क्या प्रेजेंट होगा, थोड़ा थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू। देन बच्चे मस्कुलरिस, स्मूथ मसल्स होंगी ना जो आपके कंट्रोल में नहीं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। ठीक है, यूजुअली अरेंज्ड इन 2, याद रखना है, बाहर वाला लॉन्गिट्यूडनल, अंदर वाला सर्कुलर। और अगर वो स्टमक है तो साथ ही में क्या आ जाएगा, ऑब्लिक भी आ जाएगा। ठीक है, एन ऑब्लिक मस्कुलर लेयर वुड बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स, दैट इज स्टमक, याद रखना है। Then the submucosal layer is formed by loose connective tissue consisting of nerves, blood vessels, lymph vessel. ठीक है, तो in duodenum glands are also present in submucosa। बताया ना मैंने कि most of the glands are situated in the mucosa except one, that is Brunner's gland of duodenum। And the innermost बच्चे, अब सबसे अंदर वाली कौन सी है, which is lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa। सबसे अंदर वाली layer is going to be the mucosa। This layer is going to form the irregular folds rugae in the stomach, जो आपकी ऊपर पैलेट पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, म्यूकोसा ही बनाएगी। प्लस बच्चे यही क्या बनाएगी, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स विच आर कॉल्ड एज विल्लाए। यही क्या बनाएगी बच्चों, कुछ डीपनिंग्स है ना, विच आर कॉल्ड एज क्रिप्ट्स। The cell lining the villi will further produce microscopic, अभी मैं ये दिखाती हूँ, projections which are called as microvilli। ये देखिए, तो इस तरीके से आपकी म्यूकोसा नीचे की साइड पर क्या बना रही है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, जिसमें बहुत सारे तरीके के सेल्स होंगे लाइक पैनेट सेल और जेंटाफिन सेल्स, और ऊपर की साइड पे जो प्रोजेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज विल्लाए। अगर यहां पर एक एंटेरोसाइट को देखेंगे, ये देख रहे हो, एक एंटेरोसाइट को देखेंगे तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फर्दर फोल्डेड टू फॉर्म, क्या बन रहा है यहां पर, माइक्रो
विलाए। ये सब तामझाम क्यों किया गया, क्यों विलाए बनाए, क्यों माइक्रोविलाए बनाए, ताकि भाई सरफेस एरिया बढ़े, क्योंकि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन और बेटर तरीके से होगी। सो दीज मॉडिफिकेशंस दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। विलाए आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, देख रहे हो ब्लड कैपिलरी भी है और साथ ही में lymph capillary भी है, which is called as lacteal. So this is going to be lymph capillary. आपकी जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता था, ब्लड में, लेकिन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ दौड़ते थे, ब्लड में नहीं जा सकते, ब्लड वेसल की परमेबिलिटी कम है, उसका पोर साइज छोटा है। अब हमें वहां जाना है जहां परमेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, पोर साइज बड़ा है, दैट इज गोइंग टू बी योर lymph vessel which is called as lacteal. पता चल रहा है ना, जिंदा हो के नहीं हो, पता चल रहा है ना। तो चैट सेक्शन में एनर्जी बनाए रखो, मैम के बिना भी पता रहना चाहिए बच्चों को कि यार खूब एनर्जी है हमारे चैट सेक्शन में। ओके, सो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल व्हिच इज कॉल्ड एज लैक्टील। आगे चलते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम आल्सो हैज गॉट गॉबलेट सेल, ठीक है, दैट सिक्रीट्स म्यूकस। याद रखना, एनिमल टिश्यूज में बताया था, ये जो गॉबलेट सेल है ना, यही एक ऐसा सेल है जो कि यूनिसेल्युलर होने के बावजूद, इट्स अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर एंड इट एक्ट्स एज ग्लैंड्स, यस। यूनिसेल्युलर ग्लैंड कौन सा है आपका, गॉबलेट सेल, which is going to help in the lubrication. Mucosa also forms gland in stomach which are called as gastric gland. देखो जो भी glands होंगे ना except Brunner's gland, वो सब कौन बनाएगा आपका, म्यूकोसा बनाएगा। इसी म्यूकोसा के अंदर गॉबलेट सेल होंगे, इसी म्यूकोसा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे, इसी म्यूकोसा के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होंगे जिनको आप बोलते हो सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। तो ये सारे ग्लैंड्स क्या करेंगे, अपना अपना कुछ सिक्रीशन करेंगे, कुछ एंजाइम्स बनाएंगे और वो एंजाइम्स आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। Yes, so all the four layers showed modification in different parts of elementary canal. अब देख लो, अब ये डायग्राम देख लो जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है। आउटरमोस्ट सिरोसा मेड अप ऑफ मेसोथेलियम, देन बच्चों सेकंड नंबर पे आ रही है मस्कुलरिस, बाहर लॉन्गिट्यूडनल, अंदर सर्कुलर, देख रहे हो एल, ठीक है, एल, और यहां पर मैं लिख रही हूं आपका सी, एल एंड सी, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, और अगर स्टमक हुआ तो ऑब्लिक भी आ जाएगा। देन बचे सब म्यूकोसा, जिसमें सिर्फ एक ही ग्लैंड पाया जाता है, ड्यूडेनम का ब्रूनर्स, एंड सबसे अंदर वाला इज द म्यूकोसा, जिसमें सारे ग्लैंड्स भी हैं, जिसमें मॉडिफिकेशंस भी हैं, लाइक रूके, लाइक विल्लाई, लाइक क्रिप्स, राइट बच्चों। एंड ये है बच्चों ल्यूमेन, जहां पर आपका पाया जाएगा फूड। तो अगर सवाल आ जाए कि यार फूड किस लेयर को टच करता है, किस लेयर को टच करता है, बताओ सिरोसा को या म्यूकोसा को, देखने में पता चल रहा है कि फूड इज एक्चुअली इन द कॉन्टैक्ट ऑफ म्यूकोसल लेयर, नॉट द सिरोसल। सिरोसल सबसे बाहर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स की, जो बच्चे, एक तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है, लेकिन कुछ ना कुछ सिक्रीशन बना रहे हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। सो द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, दे आर सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। ये तीनों चीजें, सलाइवरी ग्लैंड भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, ना लिवर है ना पैनक्रियाज है, सब बाहर है, ठीक है, लेकिन अपनी सिक्रीशन को हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं। इसी वजह से इनको क्या बोलोगे तुम, क्या बोलोगे बच्चों, एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सलाइवा की। सलाइवा कौन बना रहा है, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। एक है बच्चों आपकी कान के सामने और यहां पर नीचे, दिस इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, नाम आता ना चाहिए चैट सेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एज पैरोटिड। इसी की इन्फेक्शन को क्या बोलते हो, मम्प्स बोलते हो। सेकेंड टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज प्रेजेंट एट द एंगल्स ऑफ द जॉ, दिस इज कॉल्ड एज सब मैक्सिलरी, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप जो आपकी टंग के नीचे है, उसे आप बोलते हो सबलिंगुअल। तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सलाइवा बनाते हैं। अब सबसे बड़ा वाला तो कौन सा है, पैरोटिड, लेकिन बच्चों ये ज्यादा सलाइवा नहीं बनाता, मीडियम सा बनाता है। सबसे ज्यादा सलाइवा कौन बनाएंगे, आपके सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सो सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर,
3 पेयर, 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, तो मतलब टोटल कितना हो गया आपके 6 सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें आपके चीक्स में कौन सा प्रेजेंट है, पैरोटिड। देन जॉज के नीचे कौन सा प्रेजेंट है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। एंड टंग के नीचे बिलो द टंग कौन सा प्रेजेंट है, सबलिंगुअल्स। ये तीनों टाइप के ग्लैंड्स दे आर आउटसाइड द कैविटी, समझ रहे हो। ये अगर कैविटी है तो तीनों टाइप के ग्लैंड बच्चों कैविटी के बाहर है, तो अपनी सिक्रीशन कैसे अंदर डालेंगे, थ्रू डक्ट्स। सबके पास क्या है, डक्ट्स। जैसे बात करें अगर पैरोटिड ग्लैंड की, इसके पास अपनी डक्ट है, दैट इज टेंसन्स डक्ट। अगर बात करें आपको सब मैक्सिलरी की, इसके पास भी डक्ट है, कौन सी डक्ट है, दैट इज वॉटन्स डक्ट। सबलिंगुअल के पास भी डक्ट है, दैट इज रिवीनस डक्ट। तो सबने अपना जुगाड़ लगा रखा है कि यार हम बैठे तो बाहर हैं, लेकिन अपनी सिक्रीशन आसानी से डक्ट के थ्रू हम अंदर डाल सकते हैं। तो डक्ट्स का नाम, इनकी सिक्रीशन की परसेंटेज सब मैंने आपको रेगुलर सेशन में लिखवा रखा है, ठीक है। यहां पर इसलिए हम सिर्फ उनको क्या कर रहे हैं, रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। सो दीज ग्लैंड्स आर सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी एंड दे विल सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द कैविटी विद द हेल्प ऑफ डक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अगले ग्लैंड की। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज लिवर। अब लिवर क्या है बच्चों, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड, शक्तिशाली, है ना। एंडोक्राइन की बात नहीं हो रही, एंडोक्राइन होता तो कौन सा होता आपका थायराइड ग्लैंड, लेकिन लिवर की बात करें इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। वेइंग अबाउट 1.5 kg, 1.5 किलो का, ठीक है, इन एन एडल्ट ह्यूमन। किस कैविटी में सिचुएटेड है, ये थोरैसिक है, नीचे वाली एब्डोमिनल है। किस कैविटी में पाया जाएगा बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि डायफ्राम के नीचे है, जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 lobes, है ना। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड इट हैज गॉट 2 lobes. This is going to be the left lobe and the bigger one is going to be the right lobe, है ना, ठीक है, राइट। नाउ द हिपैटिक लोब्यूल्स, अब लोब्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं। अब ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, these hepatic lobules are the structural and functional unit of the liver containing hepatic cells arranged in the form of cords. इस तरीके से मैंने आपको ड्रॉ करके बच्चों दिखाया था, ड्रॉ करके दिखाया था, राइट। इस तरीके से आपका बनता है हेपैटिक लोब्यूल, यस। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, पोर्टल ट्रायड प्रेजेंट होता है, बीच में बच्चे ऐसे कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें प्रेजेंट होंगे आपके हिपैटोसाइट्स एंड दे एक्चुअली सिक्रेट द बाइल जूस। तो ये है आपका लोब्यूल विच इज सराउंडेड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल, किससे ढका हुआ है, ग्लिसन्स कैप्सूल से। सो ईच बेटा लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ विच इज कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल। ये आपका बन जाता है अगला क्वेश्चन। हर लाइन में से क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं, हर लाइन। वी कैन नॉट इवन इग्नोर अ डॉट विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ो। पेपर मैंने ऑब्वियसली एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाया है, बट जिसने मेरी मंथन की सीरीज नहीं लगाई है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। तो बहुत सारे मैंने वहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो प्लीज अगर आपने अभी भी नहीं देखी है, कोई सेशन मिस हो गया है, तो उस सीरीज को जरूर रिवाइंड करके देखना, दोबारा रिकॉर्डेड सेशन देखना पेपर देने से पहले, ठीक है। ये लाइन क्लियर हुई, बता दो। यस, सो लोब्यूल्स दे आर कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल एंड बच्चों यहां पर जो सेल्स हैं हिपैटोसाइट्स, दे आर गोइंग टू सिक्रीट द बाइल। सो बाइल इज सिक्रीटेड बाय हेपेटिक सेल्स थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स एंड आर स्टोर्ड इन अ concentrated thick muscular sac which is called as gall bladder। तो यहां पर बच्चे क्या प्रेजेंट होगा, गॉल ब्लैडर, जिसका क्या काम है, बाइल जूस को स्टोर करना प्लस उसको कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। उसमें से पानी रिमूव करते हैं और उसको गाढ़ा कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। बाइल बनाता नहीं है, बनाने वाला आइटम कौन सा है, लिवर, लेकिन स्टोरेज और कंसंट्रेशन का काम किसने किया, आपके गॉल ब्लैडर ने किया। नाउ द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर विच इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने वैसे बहुत डिटेल में करा था, आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं। डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर, पैनक्रियाज एंड, ठीक है, लिवर इज डिवाइडेड इनटू 2 lobes, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। देन यहां पर क्या बनाना है हमको, कॉन्सेंट्रेट करने वाला स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हो गॉल ब्लैडर, यस,
चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले राइट और लेफ्ट लोब में से जो डक्ट आई, बताओ क्या बोलेंगे इसको? जो लेफ्ट लोब में से डक्ट आई क्या बोलोगे? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। यस, राइट साइड से जो आपकी डक्ट आई, दिस इज कॉल्ड एज राइट हिपैटिक डक्ट। राइट हिपैटिक डक्ट। दोनों डक्ट मिल गई तो क्या बनाया इन्होंने? कॉमन हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि लिवर का ही इन्वॉल्वमेंट है अभी। कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, अब यहां पर ये क्या प्रेजेंट था? अ पाउच। दिस पाउच वाज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको? गॉल ब्लैडर, जिसका काम कुछ बनाना नहीं है, जिसका काम क्या है? सिर्फ स्टोर करना और कॉन्सेंट्रेट करना। यहां से जो डक्ट आ रही है, ठीक है, यहां से जो डक्ट आ रही है वो कहलाती है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक वर्ड इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर ओनली। तो सिस्टिक डक्ट आई किससे जुड़ी? किससे जुड़ी बच्चों? कॉमन हिपैटिक डक्ट से जुड़ी, जो लिवर के थ्रू आ रही थी। तो इनको जोड़ देते हैं, यहां पर जुड़ी और दोनों ने बच्चों मिलकर बना ली कॉमन बाइल डक्ट। देख रहे हो, ऊपर से भी बाइल आ रहा था, यहां से भी कंसंट्रेटेड बाइल आ रहा है, तो दोनों ने जुड़ के क्या बना लिया? कॉमन बाइल डक्ट। अब इसको हिपैटिक नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट है? गॉल ब्लैडर का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, इट विल नाउ एंटर इनटू योर पेनक्रियास। किस में एंट्री लेगी बच्चों? ये पेनक्रियास में। अब पेनक्रियास के पास अपनी डक्ट भी तो थी, है ना, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, which was called as duct of Wirsung। अब इसके साथ आपकी कॉमन बाइल डक्ट जुड़ी और इन्होंने बना ली बच्चों हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब इस इतनी सी डक्ट को क्या बोलोगे? हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। यस, इतनी सी डक्ट को बेटा क्या बोलोगे? हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। एंड दिस डक्ट will then open into this C-shaped structure which is called as duodenum। समझ आया? तो जब ये कॉमन बाइल डक्ट खुलती है पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, तो यहां पर प्रेजेंट है एक स्फिंक्टर। दिस इज द लोकेशन ऑफ अ स्फिंक्टर विच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या बोलते हो इसको? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, सेम वे जब ये हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट यहां पर खुलती है ड्यूओडेनम में, यहां पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो एबीसी जब हम पढ़ते हैं तो बी पहले आता है, तो बॉयडन पहले, ओ बाद में आता है, और यहां पर ओडाई मतलब बाद में। तो यहां पर जब ये ओपन होगा, इट इज गोइंग टू एंटर इनटू वन एम्पिलरी रीजन विच इज कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर। सो दिस इज द डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर एंड पैनक्रियास। सबको क्लियर हो गया? बताइए, सबको क्लियर? यस। तो हमने पहले हिपैटिक डक्ट देखी, दोनों जुड़ के बनाई कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट के साथ जुड़ी तो क्या बना लिया? कॉमन बाइल डक्ट। किसमें एंट्री मारी इसने? पेनक्रियाज में। पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ी, तो अब ये जो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, इसमें लिवर की सिक्रेशंस भी होंगी, इसमें पेनक्रियाज की सिक्रेशन भी होंगी। दोनों किस में डाल देंगे हम? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, विच इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। बता दो मैम को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कम ऑन गाइस, टेल मी, फटाफट से बताइए, फटाफट से। सब बच्चे बताएंगे कि क्लियर है या नहीं है। जिसको क्लियर है चैट सेक्शन में थम्स अप दिखा दो यार। सेशन को भी लाइक करो, शेयर करो, इतने एफर्ट लगते हैं, है ना। हमने यहाँ पर एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, राइट। सो द सिस्टिक डक्ट एंड द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम लिवर इज गोइंग टू ज्वाइन, है ना। कॉमन बाइल डक्ट बना लिया, ये बाइल डक्ट बचे पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ेगी तो क्या बना लेगी? हिपैटोपेनक्रियाटिक। और स्फिंक्टर कौन सा रहेगा? बॉयडन और ओडाई। यस, चलिए अब आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड पर, विच इज कॉल्ड एज पेनक्रियास। अब पेनक्रियास के बारे में खास बात क्या है कि यार ना ये अकेला एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ना ये अकेला एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दोनों है। इसके पास डक्ट वाला सिस्टम भी और डक्टलेस वाला सिस्टम भी है। इसी वजह से पेनक्रियास को क्या बोला जाता है? कंपाउंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला जाता है? कंपाउंड ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। नाउ दिस इज अ इलॉन्गेटेड ऑर्गन, ऐसे लंबा सा है ना, ये देखिए, ये बना हुआ है ना,
ये रहा बच्चों, ये लंबा सा elongated organ which is situated between the C of the duodenum. ये रहा आपका C of the duodenum, इस C के बीच में situated है. Yes, and its exocrine portion, देखो endocrine portion हमेशा क्या secrete करता है? Hormones. It is the exocrine portion जो hormone के अलावा कुछ भी और secrete कर सकता है. अगर मैं बात करूं इसके endocrine portion की, so the endocrine portion of the pancreas is called as islet of Langerhans. क्या है उस टिश्यू का नाम? Islet of Langerhans. और जो exocrine portion है, exocrine portion of the pancreas is called as acini. और acini क्या secrete करता है बच्चों? एंजाइम्स. और आइलेट ऑफ लैंगरहंस में अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, अल्फा सेल हैं, बीटा सेल हैं, डेल्टा सेल है, ठीक है, एंड यहाँ पर पीपी सेल्स भी हैं. Yes, तो ये क्या secrete करेंगे? अलग अलग टाइप ऑफ हॉर्मोन्स. So the exocrine portion will secrete alkaline, very important. Pancreatic juice कैसा होता है? Alkaline होता है. Containing pancreatic enzyme and endocrine portion is going to secrete hormones. Alpha cell secrete करेंगे glucagon, ठीक है, और बीटा सेल secrete करेंगे इंसुलिन. ठीक, चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के फिजियोलॉजी पे कि यार जो खाना आया वो किस तरीके से उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, कहां पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है. लेट अस टॉक अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड. यस, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस. मैकेनिकल वही समझे कि एक बड़ी सी बाइट के टुकड़े करने हैं, छोटा छोटा बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल. केमिकल मतलब कि यार अगर इसमें स्टार्च था, इसमें भी तो स्टार्च है, अगर आप किस तरीके से इस स्टार्च केमिकल को तोड़कर क्या बना दो? ग्लूकोज. तो इसमें लगेंगे आपके एंजाइम्स. तो वो एंजाइमेटिक डाइजेशन, बायोकेमिकल डाइजेशन भी हम यहां पर पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यार मैकेनिकल कौन करता है, मैस्टिकेशन कौन कर रहा है. सो बकल कैविटी विल परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, है ना. आपकी कैविटी का बहुत काम है. अब आपने इतनी बड़ी बाइट ली, अचानक से थोड़ा गल्प कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, कुछ देर करोगे अंदर फिर जोकिंग हो जाएगी. आपके माउथ में क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है जो उसको मैस्टिकेट करेंगे, च्यूइंग करेंगे. देन आपके टंग के पास है टेस्ट पैपिले, जिससे आपको टेस्ट आएगा, मजा आएगा. फिर बच्चे जब सलाइवा उसमें मिक्स हो जाएगा तो वो बन जाएगा एक बॉल की तरह, एंड दैट इज कॉल्ड एज बोलस. दैट बोलस वुड बी पुश डाउन विद द हेल्प ऑफ योर टंग. तब आप उसको कर लोगे स्वॉलो. उस स्वॉलोइंग को क्या बोलते हो आप? डेग्लूटेशन. ठीक है, तो The buccal cavity will perform 2 major function. एक तो mastication प्लस बच्चों facilitation of the swallowing. अगर buccal cavity नहीं होती तो कैसे अंदर जाता सामान, है ना. And the tongue will help in the saliva to masticate, mixing up of the food thoroughly. ठीक है, टंग के भी क्या फंक्शन है? टेस्ट देना, फूड को मिक्स करने में हेल्प करना. प्लस अगर डाइजेशन से हटके देखे तो टंग का काम बच्चे आपका बोलना भी आता है, स्पीकिंग में भी हेल्प करता है. देन सबसे पहले सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? म्यूकस. That will help in the lubrication, adhering the masticated food into a bolus. सलाइवा में अगर अकेला पानी होता तो कभी भी वो सारे फूड पार्टिकल्स एक साथ चिपकते नहीं, है ना, वो स्लाइमी से नहीं होते. अगर जब तक वो स्लाइमी नहीं होंगे तब तक सामान अंदर स्मूथली नहीं जाएगा. तो यहां पर जो स्लाइमी बनाने का काम है वो किसने किया? उसको म्यूकस ने. फिर बन गई बॉल. अब इस बॉल को हम पुश कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टंग इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द इसोफेगस. दिस इज कॉल्ड एज डेग्लूटेशन. इस वर्ड को याद रखना. Deglutition is the other name of swallowing only. Then the bolus further passes down into the esophagus. Esophagus में मैंने बताया कि contraction, relaxation, movement हो रही है. That is called as peristalsis. ठीक है, अब esophagus से आगे देखो, bolus आ गया, peristalsis हो गई. अब esophagus से आगे इसको जाना है स्टमक में. यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है जिसको आपने क्या बोला था? gastroesophageal sphincter. This gastroesophageal sphincter, if it will relax, only then बच्चों it will enter into stomach. Otherwise बॉल वहीं अटक जाएगी. वहीं अटक गई तो क्या हो जाएगा? हार्ट बर्न हो जाएगा, है ना. ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा? रिलैक्स कर जाएगा. Then बच्चों the gastroesophageal sphincter will control the passage of food into the stomach. ठीक है, अब ऊपर से जो सलाइवा आया, उस सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट है? क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों? सलाइवा कंसिस्ट ऑफ बच्चे इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन होंगे, क्लोराइड आयन होंगे, बाइकार्बोनेट आयन होंगे. ये क्लोराइड आयन समझ रहे हो?
अगर सलाइवा में क्लोराइड आयन ना हो ना तो इसके एंजाइम्स काम ही नहीं करेंगे, बिकॉज क्लोराइड आयन एक्ट्स एज कोफैक्टर फॉर सलाइवरी अमाइलेज। फिर से लिंकेज आ गया डाइजेशन का बायोमोलिक्यूल्स के साथ कि यहां पर जो क्लोराइड आयंस हैं वो किसका काम करते हैं, दे एक्चुअली हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ अमाइलेज। अगर ये नहीं प्रेजेंट हो तो अमाइलेज अपना बैठा रहेगा चुपचाप, कुछ डाइजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल, जो आपके टीयर्स में भी पाया जाता है। तो जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उन बैक्टीरिया को किल करने का कुछ हद तक काम कौन कर देगा, लाइसोजाइम कर देगा। देन द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, केमिकल मतलब स्टार्च को तोड़ना है। इट इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय हाइड्रोलाइटिक एक्शन। हाइड्रोलाइटिक समझते हो, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। वाटर की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन है वो आपके माउथ में ही चालू हो जाएगा, लेकिन सिर्फ किसका ब्रेक डाउन, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर ब्रोकन डाउन इन योर माउथ। बाकी प्रोटीन, फैट्स, ये सब का काम आगे होगा, ठीक है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ऐसा है जो माउथ में टूटेगा, लेकिन सिर्फ कितना टूटेगा, 30% of starch will be broken to form maltose, rest it will be done by pancreatic amylase, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम कौन सा है आपका, सलाइवरी अमाइलेज। ये देखिए, about 30% of the starch is hydrolyzed here by this enzyme and the pH is 6.8, ये याद रखिएगा। तो ये काम कहां पर हो रहा है, आपकी बकल कैविटी में, ठीक है। 30% ऑफ द स्टार्च विल बी ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज, प्लस साथ में कुछ डेक्स्ट्रिन्स भी बनेंगे। ज्यादा क्यों नहीं बन पाया, सारा तोड़ देते, क्यों नहीं तोड़ पाए, क्योंकि बच्चों यू कीप फूड इन योर माउथ फॉर वेरी लेस टाइम, ठीक है। तो उस समय में आपका सारा स्टार्च नहीं टूट सकता, तब तक आप अंदर लेके जा चुके होते हो, और बाकी काम कौन करता है फिर, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, राइट। तो लाइसोजाइम present in the saliva acts as antibacterial which will prevent the infection। तो स्टार्च क्या था यहां पर स्टार्च क्या था यहां पर, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड को हमने किस में तोड़ दिया, डाइसेकेराइड में तोड़ दिया, लेकिन अभी भी कार्बोहाइड्रेट पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ। पूरा डाइजेस्ट करने के लिए इसको फर्दर तोड़ना पड़ेगा इनटू ग्लूकोज, वो आगे देखते हैं। अब आ जाइए बच्चे, अब बॉल बन गई है, 30% डाइजेस्टेड वाली बॉल बन गई है, वो एंट्री मारी, बोलस एंट्री मारा आपके स्टमक में। स्टमक में देखिए, स्टमक के पास क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कितने हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ मिलियंस, 35 मिलियंस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर देयर। तो यार सब ग्लैंड्स को तो नहीं पढ़ सकते, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दीज ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे हैव एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। ग्लैंड्स के टाइप नहीं है, ये किसके टाइप है, सेल के। सबसे पहले सेल जो म्यूकस रिलीज करते हैं, गॉबलेट सेल, और दे आर कॉल्ड एज नेक सेल, ठीक है। दे आर गोइंग टू सिक्रेट म्यूकस। और इसके बारे में क्या बताया था कि यार गॉबलेट ही एक ऐसा सेल है, ग्लैंड है, जो बेचारा अकेला सेल एक ग्लैंड का काम कर देता है, यूनिसेल्युलर ग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज पेप्टिक सेल और चीफ सेल, ठीक है, पीसीजेड। मैं क्या बोलती हूँ बच्चों इसको, पेप्टिक सेल और चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल, ठीक है। पीसीजेड, पीसी इज प्रियंका चोपड़ा, जेड से कुछ भी बना लो, मैम ने तो ऐसे याद किया हुआ है कि यार ये जो पीसीजेड वाला है ये एक्चुअली में हार्मोन रिलीज करता है इनएक्टिव, दैट इज पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, रेनिन विद डबल एन। Renin with single N is a type of hormone. This is renin with double N. These are inactive hormones. ठीक है। प्रोरेनिन होता है इन्फेंट्स में पेप्सिनोजन के साथ, लेकिन जब आप एडल्ट बन जाते हो तो सारा काम पेप्सिनोजन कर लेगा, पेप्सिन कर लेगा, रेनिन की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका सेल आता है पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, विच इज गोइंग टू सिक्रीट एन एसिड दैट इज HCl, जिसकी वजह से स्टमक में पीएच क्या रहेगी, कम रहेगी, वेरी लो पीएच। एंड बच्चों इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसको आप क्या बोलते हो, CIF, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ B12। तो आप चाहे जितना भी B12 खाते रहो वो काम नहीं करेगा अगर कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर ना हुआ। ये फैक्टर आएगा, उसकी एब्जॉर्प्शन कराएगा, और फिर बच्चे आपके RBC मैच्योर होंगे। अगर बच्चे किसी वजह से पेराइटल सेल खराब हो जाते हैं तो B12 एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अनीमिया, है ना। RBC मैच्योर नहीं होंगे, दैट अनीमिया इज कॉल्ड एज पर्निशियस एनीमिया। क्या बोलते हो इसको, पर्निशियस अनीमिया।
Yes, that anemia is called as pernicious anemia. साथ ही में अगर पेराइटल सेल नहीं आए या काम नहीं किए तो HCl भी नहीं आएगा. HCl नहीं आया तो यार यही आयरन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता था. नहीं आया तो आयरन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं आएंगे. कितना पालक खा लो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओगे पॉपाई द सेलर मैन की तरह. तो उस केस में आपको एक और अनीमिया हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया. हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं. सो द स्टमक विल स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर्स. 4 से 5 घंटे में तक आपके पेट में खाना रहता है, इसीलिए उससे पहले कुछ मत ठूसा करो, कम से कम 5 घंटे दिया करो डाइजेशन के लिए. फूड मिक्सेस थॉरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल विच इज कॉल्ड एज काइम. तो पहले हमने फूड को क्या बोला था, बोलस. बोलस आया नीचे स्टमक में. स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट होगा, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगी. स्टमक में आपके पास क्या प्रेजेंट है, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. इन्फेंट्स में दोनों और एडल्ट्स में सिर्फ पेप्सिनोजन. ये एक्टिव हो जाएंगे तो इसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे, मतलब प्रोटीन को तोड़ देंगे पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में, लेकिन अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे. तो वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसकी चर्निंग हो गई है, जो आधा टूट गया है, उसको अब बोला जाता है काइम. सो जो फूड आपकी स्टमक से एग्जिट मारता है उसको आप क्या बोलते हो, काइम बोलते हो. दिस काइम विल देन एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. So the proenzyme pepsinogen on exposure to HCl will get converted into active enzyme. कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है. चलिए मैं लिख देती हूं कि यार सबसे पहले आपका ये जो पेप्सिनोजन है या फिर प्रोरेनिन है, रेनिन विद डबल एन है, they will be acted upon by HCl at very low pH, that is around 1.2 to 1.8. दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे. ये बन जाएगा पेप्सिन और साथ ही में ये क्या बन जाएगा बच्चों, रेनिन. अब ये जो पेप्सिन एंड रेनिन है ये किस पे काम करेंगे, प्रोटीन्स पे. किस पे काम करेंगे बेटा, प्रोटीन्स पे. तो बात करते हैं एडल्ट्स की. एडल्ट्स में जो प्रोटीन है इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय पेप्सिन अगेन एट वेरी लो पीएच, दैट इज गोइंग टू बी 1.2, एंड इट विल ब्रेक प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, छोटे पेप्टाइड्स प्लस पेप्टोन्स. और अगर बात करें बच्चों में, इन्फेंट्स में अगर बात करें, किस में बात करें, छोटे बच्चों में बात करें, इन्फेंट्स में बच्चों पेप्सिनोजन ना थोड़ा कम होता है, पेप्सिन कम होता है, तो अकेला काम नहीं कर सकता. तो यहां पर कौन आता है उसकी हेल्प के लिए, रेनिन. रेनिन आधा काम कर देता है. कैसा काम कर देता है, सो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर किस पे एक्ट करेगा, मिल्क प्रोटीन. ठीक है, बच्चे तो दूध पे ही सर्वाइव करते हैं, तो मिल्क प्रोटीन कौन सा है, केसिन. दिस केसिन इज गोइंग टू बी एक्टेड अपॉन बाय रेनिन. दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू पैराकेसिन. दिस पैराकेसिन विल जॉइन विद कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम पैराकेसिनेट. कैल्शियम पैराकेसिनेट. इस टाइम पे हम बोलते हैं कि क्या हो गई है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क. क्या हो चुकी है बच्चों, कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्ड टाइप, दही टाइप बन जाएगा. अब इस कैल्शियम पैराकेसिनेट पे कौन एक्ट कर देगा, थोड़ा बहुत पेप्सिन. हमने बोला पेप्सिन तो है लेकिन कम है, एंड अगेन उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड्स प्लस पेप्टोन्स में. तो इनफैक्ट में हमें दोनों की जरूरत है, लेकिन एडल्ट में अकेला आपका पेप्सिन क्या है, सफिशिएंट है. तो ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है इसको अब बेटा क्या बोल दोगे आप, काइम. अब क्या स्टमक के पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, आंसर इज नो. क्या स्टमक के पास फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, आंसर इज यस. थोड़ा सा है, क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, बट वेरी लिटिल अमाउंट, जिससे आपका फैट्स अच्छे से नहीं टूट पाता है, क्योंकि अभी तक उसकी इमल्सिफिकेशन भी नहीं होती है. राइट. सो यही यहां पर लिखा हुआ है दैट पेप्सिन इज गोइंग टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स. ठीक है. म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट इन द गैस्ट्रिक जूस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन. ऑब्वियसली म्यूकस आपके सेल्स को, स्टमक के सेल्स को बचा कर रखेगा फ्रॉम HCl. ठीक है. इट विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द HCl. HCl will provide acidic pH 1.2 to 1.8 which is optimum for renin. अब बच्चे बात करते हैं रेनिन की. रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, which is going to be present in the infant, which helps in the digestion of the milk protein. अब तुम्हें मिल्क प्रोटीन का नाम पता है, that is casein. मिल्क शुगर होती तो लैक्टोज, मिल्क प्रोटीन है तो casein. Small amount of lipase are also secreted. बताया मैंने, that is called as gastric lipase, but very small amount. Yes, चलिए. Now the various type of movements are generated by muscularis layer in the small intestine.
These movements will help in thorough mixing of the food. अब आगे जाके मिक्सिंग हो रही है, secretions आ रही हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल secretion को क्या बोलते हो? सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हो बेटा? सक्कस एंटेरिकस। एक एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए, ईच एंड एवरी वर्ड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। देन द बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। समझो यहां पर क्या था आपका? लिवर ने अपनी सारी सिक्रीशंस किसको डाल दी? अल्टीमेटली पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज से यहां पर चली हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, किसमें एंट्री मार ली इसने? इंटेस्टाइन में एंट्री मार ली। तो ये जो इंटेस्टाइन है इसके पास 3 जगह से सिक्रीशन आ रही है। एक तो कहां से आ रही है? लिवर। देखो खाना तो लिवर के अंदर नहीं जाता डाइजेस्ट होने के लिए, ना ही खाना पेनक्रियाज के अंदर जा रहा है डाइजेस्ट होने के लिए। लिवर और पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस को किसके पास आना पड़ेगा? एलिमेंट्री कैनाल के पास आना पड़ेगा। तो इस आपकी ड्यूडेनम में, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर के सिक्रीशंस हैं, पेनक्रियाज की सिक्रीशंस हैं, प्लस बच्चों इंटेस्टाइन अपनी सिक्रीशन तो डालेगा ही डालेगा, है ना। इंटेस्टाइनल सिक्रीशन भी है। आ जाइए। सो द पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस आर रिलीज्ड थ्रू हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। समझ चुके हैं हम, ठीक है। देन द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम। कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस है, प्रो इलास्टेजेस है, प्लस साथ में पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, पेनक्रियाटिक लाइपेज है और न्यूक्लियस है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग कौन सा है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस। फैट डाइजेस्टिंग कौन सा है? पेनक्रियाटिक लाइपेज, दैट इज स्टिएप्सिन। सब लिखा हुआ है, याद करो, सब कुछ लिखा हुआ है। देन न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग कौन सा है आपका? न्यूक्लियेजेस। अब सिंस यहां पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इनएक्टिव हैं, इनको एक्टिव करने के लिए मदद चाहिए। मदद कौन करता है? इंटेस्टाइन के द्वारा भेजा गया एंटेरोकाइनेज। ये देखिए, सो ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो यहां से सामान आया इंटेस्टाइन में, अगर इंटेस्टाइनल सिक्रीशन ना होती तो ये काम ही ना कर पाता, क्योंकि इंटेस्टाइन ने यहां भेजा है एंटेरोकाइनेज जो इस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है ट्रिप्सिन में। बाकी ट्रिप्सिन अपना काम खुद संभाल लेता है, अपने दोस्तों को भी एक्टिव कर देता है। काइमोट्रिप्सिन बना दिया, उसको एक्टिव कर दिया, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को भी एक्टिव करके कार्बोक्सीपेप्टिडेज बना दिया। यहां से पता चला कि यार ट्रिप्सिन जो है वो बहुत ही चैरिटी वाला बंदा है। ट्रिप्सिन जो है वो अपना काम तो करता ही है, खुद बचे हुए ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर लिया, अपने दोस्तों का भी काम कर दिया। बहुत ही अच्छा आदमी है ना, बहुत ही अच्छा आदमी है। तो इसको बोलेंगे ऑटो कैटालिटिक इन नेचर। ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन बोथ आर ऑटो कैटालिटिक इन नेचर। Then the bile which is released into the duodenum consists of bile pigments. अब bile में क्या प्रेजेंट है? एक bile salt और दूसरा bile pigment. Bile pigment क्या करता है? कलर देता है। देखो bile pigment बना कैसे? Bile pigment बना आपके आरबीसी के टूटने से। आरबीसी टूटते हैं ना, 120 दिन के बाद टूट जाएंगे, तो उनके टूटने से निकलते हैं पिगमेंट्स। वो पिगमेंट्स हमारे किसी काम के तो है नहीं, हमें भी बॉडी से बाहर निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं? उस पिगमेंट से कलर दिलवा देते हैं। यूरिन को कलर दे दिया, फेसिस को कलर दे दिया, दोनों ने अल्टीमेटली बॉडी से बाहर ही जाना है। लेकिन अगर किसी वजह से ये बाइल पिगमेंट्स बॉडी के अंदर रह गए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पीलिया, दैट इज कॉल्ड एज जॉन्डिस, एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, और क्या निकला बाइल से? बाइल सॉल्ट्स। और क्या है बच्चे? कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम्स। आपका लिवर कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। ठीक है, बाइल का क्या फंक्शन है? बाइल सॉल्ट क्या कराएंगे? बाइल सॉल्ट बेटा क्या कराएंगे? अगर हम देखें फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट, the types of salt, they are sodium bicarbonate, sodium glycolate and sodium taurocolate. ये क्या कराएंगे? एक बड़े से फैट मॉलिक्यूल को, जो कि अभी वाटर में इनएक्टिव है, ये क्या है? इनएक्टिव, इस पे एंजाइम काम नहीं कर सकता। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, छोटा छोटा करके फैट ग्लोब्यूल्स बना लेंगे, अभी भी इनएक्टिव है। ठीक है, देन खुद इन फैट ग्लोब्यूल्स के आगे क्या बना लेंगे? बाइल सॉल्ट अरेंज हो जाएंगे लाइक दिस। So these are the bile salts which are arranging head portion and tail portion. This structure is called as micelle. क्या बोलते हो? micelle.
नाउ दिस माइसेल कैन बी एक्टेड अपॉन बाय लाइपेजेस। इस स्टेज पे लाइपेज काम नहीं कर रहा था, इस स्टेज पे लेकिन एंजाइम अच्छे से आपका काम कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन के बाद अब आप प्रोटीन, अब आप इस फैट को लाइपेजेस दो, अपने आप टूटेगा। पेनक्रियाटिक लाइपेज सबसे एक्टिव लाइपेज है जो फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेगा डाई में, डाई से मोनो, मोनो से आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सेम वे यू हैव गॉट इंटेस्टाइनल लाइपेज आल्सो जो सेम काम करेगा, ठीक। सो दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। सो बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस, क्योंकि बच्चों ये स्टमक में से जो एसिडिक सिक्रेशन आ रही थी वहां पर एल्कलाइन मीडियम बनाता है, एल्कलाइन मीडियम बनेगा तभी लाइपेज काम करेंगे। देन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन की बात कर ली, उसके पास भी तो गॉबलेट सेल होंगे, ल्यूब्रिकेशन हर एक ने करानी है। सलाइवा के पास भी है, स्टमक के पास भी है, इंटेस्टाइन के पास भी है। द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा along with the secretion of goblet cell is called as succus entericus। तो आपके इंटेस्टाइन की सिक्रेशन में जिसमें एंजाइम्स हैं और म्यूकस है उसको आप क्या बोलते हो? सक्कस एंटेरिकस। एंड सक्कस एंटेरिकस में भी बहुत सारे एंजाइम हैं, जैसे माल्टेज है, जैसे आपका न्यूक्लियोटाइडेजेस है, इंटेस्टाइनल लाइपेज है, ठीक है, साथ ही में अमाइनोपेप्टिडेजेस है, डाइपेप्टिडेजेस है, ठीक है। ये देखिए ये सब एंजाइम्स कहाँ हैं? आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। यहां पर बच्चे क्या मिलेगा इसको? एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, फॉर एंजाइमेटिक एक्शंस। एक ग्लैंड मैंने बताया था कहाँ है? सब म्यूकोसा में, दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड अच्छा कोई एंजाइम सिक्रेट करता है? बताइए बताइए बताइए। Does Brunner gland secrete any enzyme? No, it only secretes mucus। ठीक है, क्या सिक्रीट करेगा? म्यूकस। ये देख लो अब यहां पर सबसे पहले प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस ये किसने बना दिए थे? ये आपके गैस्ट्रिक जूस ने बना दिया था, यहां तक काम कर दिया था, कुछ कुछ काम कर दिया, कुछ छोड़ दिया। इस पे एक्ट करेंगे आपके पेनक्रियाटिक प्रोटियोलाइसिस, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस। क्या बना दिया? डाइपेप्टाइड्स बना दिए। ये सब कहां पर हुआ तो इंटेस्टाइन में ही ना, क्योंकि आपका पेनक्रियाटिक जूस भी कहां जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है। सेम वे बच्चों, यही इंटेस्टाइन में बचा हुआ 70% ऑफ स्टार्च जो पेनक्रियाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने डाइजेस्ट किया? अमाइलेज ने। दिस इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइलोप्सिन। अंतर क्या है इन दोनों में कि जो सलाइवरी अमाइलेज था जिसको हम टाइलिन बोलते थे वो आपका 6.8 pH पे काम करता है, ये थोड़ी सी और हाई pH पे काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस। मैंने बताया सबसे एक्टिव, सबसे स्ट्रॉन्ग लाइपेज कौन सा है आपका? स्टिएप्सिन, दैट इज पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो फैट्स को पहले तोड़ा, क्योंकि फैट्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड, ट्राई को तोड़ा डाई में, डाई को तोड़ा मोनो में, मोनो से आगे बन जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। एंड देन न्यूक्लियसेस, डीएनए भी तो है, आरएनए भी तो है, उसको भी तोड़ना है। सबसे पहले डीएनए आरएनए को तोड़ेंगे, पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन, दैट इज न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आ चुका है कि न्यूक्लियसेस इंटेस्टाइनल सिक्रीशन में होते हैं, पेनक्रियाटिक, तो आंसर रहेगा पेनक्रियाटिक जूस। देन वो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करेंगे, बना देंगे न्यूक्लियोटाइड। तुम न्यूक्लियोटाइड के लिए इंटेस्टाइन से भेजोगे न्यूक्लियोटाइडेजेस, वो बना देंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के लिए भेजोगे न्यूक्लियोसाइडेजेस, वो बना देंगे आपका शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। मजा आ गया ना? सबको याद था, सारी चीजें याद थी। तो एक बार अपने लिए बच्चे हाथ खड़े करना बनता है, सेशन को लाइक करना बनता है, प्लस बच्चे इसको शेयर करना ही बनता है, ठीक है। मजा तो आ रहा है क्योंकि हमें सब याद है। देख रहे हो, न्यूक्लिक एसिड टूटे, न्यूक्लियेजेस जो कि आया पेनक्रियाज से, न्यूक्लियोटाइड्स टूटे बाय न्यूक्लियोटाइडेजेस जो कि आए intestinal juice से। So the enzyme in Succus entericus acts on the end product of above reaction to form simple absorbable form। तो जो डाइपेप्टाइड थे वो इंटेस्टाइनल एंजाइम डाइपेप्टिडेजेस ने आया और प्रोटीन की सबसे छोटी फॉर्म बना दी अमाइनो एसिड। चलो प्रोटीन का काम खत्म। मॉल्टोज की फॉर्म बना दी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का काम खत्म। लैक्टोज से तोड़कर बना दिया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज पे एक्ट किया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। न्यूक्लियोटाइड्स का भी मैंने बताया, और डाई और मोनोग्लिसराइड को भी इंटेस्टाइनल लाइपेज ने तोड़ा और क्या बना दिया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। नाउ दीज आर द मोनोमेरिक यूनिट।
ये क्या है, सबकी सारे न्यूट्रिएंट्स की मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। दिस ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन्ड अबव अकर्स इन, किस रीजन में होता है भाई ये सब काम, ड्यूडेनम में होता है, सब कुछ उसी शेप में हो जाना है। देन द सिंपलर सब्सटेंसेस आर एब्सॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन। तो डाइजेशन इज एक्चुअली कंप्लीटेड इन विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन? नो डाउट इंटेस्टाइन सबको पता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि डाइजेशन तो कहां हो गई, ड्यूडेनम में। अब एब्जॉर्प्शन का काम कहां पर होगा, जेजुनम और इलियम में। देन बच्चों जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उससे पीसेस बनाएंगे और उसको क्या कर देंगे, लार्ज इंटेस्टाइन से रिमूव करा देंगे, डेफिकेशन हो जाएगा। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन को खासा काम नहीं करता, वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, प्लस बच्चे जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड वेस्ट है ना, उनको बांध के रखेगा, क्या बना देगा, फीसेस बना देगा। उसी फीसेस को क्या करते हैं हम, रिलीज करते हैं। देन द अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज फीसेस, दे आर रिलीज्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन बच्चे आपका रेक्टम में स्टोर होगा और एनस के थ्रू रिलीज होगा। ये चीज समझो कि यार ये तो आपका था इलियम, जेजुनम आया, इलियम, इलियम के बाद क्या स्टार्ट हो गया बच्चों, सीकम, है ना, सीकम के साथ एक ब्लाइड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। यहां पर एक वॉल्व प्रेजेंट है जो कि चाहता है कि अनडाइजेस्टेड फूड इसी डायरेक्शन में जाए, बैक फ्लो मत करे, दैट इज कॉल्ड एज इलियो सीकल वॉल्व। क्या बोलते बच्चों इसको, इलियोसीकल वॉल्व, इसी के बारे में बताया है, ठीक है, यस। So the activities of GI tract, they are under the neural as well as hormonal control. आपकी जो गट है उसमें से, ड्यूडेनम में से, स्टमक में से बहुत सारे हॉर्मोन्स में निकलते हैं जो इस एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर न्यूरॉन्स भी हैं, बताया था प्लेक्सस, ऑरबाश प्लेक्सस, माइंट्रिक प्लेक्सस, मीजनर्स प्लेक्सस, ठीक है। Then the sight, smell or the presence of the food in the oral cavity can stimulate the secretion of the saliva. तो भाई सलाइवा सिक्रीशन तो क्या है, एक तरीके का कंडीशन रिफ्लेक्स है ना। तो जब आपकी लर्निंग है कि यार पिज्जा आपने एक बार खाया, अच्छा लगता है, ठीक है, तो जब आप उसके बारे में सोचोगे, जस्ट थिंकिंग, या फिर सामने देख लोगे, टीवी में ऐड आ गई, देख लिया, तो आ जाता है ना मुंह में पानी। तो वही बात कह रहे हैं, गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। आपकी आंखों ने देखा और आपकी सिक्रीशन हो गई चालू। मस्कुलर पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी मॉडरेटेड बाय अगेन न्यूरल मैकेनिज्म, बोथ लोकल एज वेल एज थ्रू सीएनएस। देखो ये जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, वो कंट्रोल करता है आपकी पेरिस्टाल्सिस को भी और आपकी सिक्रीशंस को भी। देखो जब तो कोई इमरजेंसी नहीं है ना, रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट के टाइम पर डाइजेशन होगी, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट कराएगा कि भाई डाइजेशन कराओ, पेरिस्टाल्सिस कराओ, सिक्रीशंस कराओ, लेकिन सिंपैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब इमरजेंसी है। वो क्या करेगा, अरे यार इसको बंद करो, पहले इमरजेंसी को टैकल कर लो, है ना। डाइजेशन वाइजेशन तो हम बाद में भी करते रहेंगे। तो इसी न्यूरल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। Then the hormonal control of the signal is carried out by local hormones produced by gastric glands. अब कुछ चीजें आपके डब्बे में दी हुई हैं, ठीक है, डब्बे में दी हुई है, इसमें से पास्ट में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो कैलोरीफिक वैल्यू बच्चे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को एक्चुअली में ब्रेक डाउन करते हो, मेटाबोलाइज करते हो। पहले निकाला बच्चे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जब हमने इनको तोड़ा एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में, एक क्लोज सिस्टम में, बट वो वैल्यू रियल थोड़ा होती है ना, बॉडी के अंदर तो अलग ही चल रहा है। रियल बॉडी के अंदर जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल वैल्यूज, ठीक है। सो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स कितनी है, 5.6, 9.4 एंड 9, 4.1, 5.6 एंड 9.4। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितनी है, थोड़ी सी कम होगी ना, क्योंकि एक्चुअल सिस्टम में तो और भी बहुत हिंड्रेंसेस होती है, इंटरफेरेंस होती है, तो एक्चुअल से वैल्यू थोड़ी कम होगी। देखो 4.1 की जगह कितनी हो गई, 4.0, 5.6 की जगह कितनी हो गई, 4.0, एंड बच्चों एंड
लास्ट वाला 9.4 की जगह कितनी हो गई 9.0। ठीक है, तो इस पे कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपने इतने ग्राम ब्रेड खाई, इतने ग्राम पल्सेस खाए तो कितनी एनर्जी बनी। तो ब्रेड खाई मतलब क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट। जितने ग्राम खाए उसको कार्बोहाइड्रेट की फिजियोलॉजिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बॉडी के अंदर एनर्जी बनानी है ना। जितने आपने पल्सेस खाए उसको आप प्रोटीन की फिजियोलॉजिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज the process by which end products of digestion will pass through the intestinal into the blood or lymph। आपके कुछ की एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होती है जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, देन कुछ पैसिवली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हेल्प से चले जाते हैं लाइक फ्रक्टोज, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसका। लिपिड्स बेचारे ऐसे आसानी से डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएंगे। ठीक है, सो इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल। बहुत थोड़ा सा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड सिंपल के थ्रू होता है, बट मेजरली secondary active transport with sodium. The passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradient. However बच्चों, major amount of glucose and amino acid they are absorbed with the carrier protein. They are absorbed actually with sodium. ठीक है, this mechanism is called as facilitated। जब आप किसी की मदद कर रहे हो, है ना, मदद कर रहे हो उसको आगे पहुंचाने में, दैट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। देन बच्चे द वाटर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तो बेसिक ऑस्मोसिस है। इट विल डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो ग्रेडियंट, लो कॉन्सेंट्रेशन। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलोगे, जिसमें एनर्जी है, जिसमें आप मूव करा रहे हो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, दैट मीन्स लो टू हाई मूव करा रहे हो। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक मेजर अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज बच्चे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, अभी लिखा है, दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो याद रखना है, थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज अमाइनो एसिड डिफ्यूजन से चला जाएगा, बट मेजर अमाउंट सोडियम के साथ एक्टिवली जाता है। देन बच्चे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल being insoluble cannot be absorbed into the blood vessel। वो किस में जाएंगे बच्चों, they are first incorporated into micelle which will move into intestinal mucosa, they are reformed into lipoprotein। देखो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है ना, वो ना ऐसे नहीं जाते, थोड़े से नखरे वाले। वो क्या बनाते हैं, पहले लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप बोलते हो काइलोमाइक्रोन। ठीक है, देन ये जो काइलोमाइक्रोन है जो एंटेरोसाइट में प्रेजेंट है, ये एंट्री मारेगा आपकी लैक्टील में। ब्लड वेसल में तो भी नहीं जाएंगे, किस में जाएंगे, लिम्फेटिक वेसल में जाएंगे। सो दीज काइलोमाइक्रोन्स दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लैक्टील। दीज लिम्फेटिक वेसल, अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले ब्लड में पढ़ाया था कि लिम्फ ने एक्चुअली में किस में चले जाना है, ब्लड में ही तो चले जाना है। दे विल रीच इनटू द ब्लड। देन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट। देख लेते हैं कहां कहां हो रही है। माउथ में भी कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन होती है ना, जो जिनको हार्ट डिजीज होती है उनको बोला जाता है कि आप ये जो गोली है, टेबलेट है, इसको जीभ के नीचे रख लो, क्योंकि वो वहीं से एब्जॉर्ब हो जाती है। स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, थोड़ा थोड़ा वाटर का, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन मेजर एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, प्रिंसिपल साइट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड सबका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होगा, वाटर, मिनरल्स एंड अगेन सर्टेन ड्रग्स। अब एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस पहुंच जाएंगे टिश्यूज में, और टिश्यू से क्या आएगी बच्चों, एनर्जी जनरेट हो जाएगी। जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो रिमूव हो जाएगा, फीसेस बन जाएंगे। जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो भी क्या बना लेंगे, फीसेस। दे आर रिमूव्ड बाय डेफिकेशन थ्रू योर एनस। तो ये है कुछ डिसऑर्डर बच्चों। पहला है जॉन्डिस, जिसमें लिवर से क्या, बाइल पिगमेंट्स थोड़े एक्स्ट्रा बन रहे हैं। ठीक है, सो दैट accumulation ऑफ बाइल पिगमेंट्स विल स्टार्ट गिविंग कलर टू योर बॉडी, जिसको हम हिंदी में पीलिया बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जॉन्डिस। वॉमिटिंग बच्चों, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, अगर खाना बाहर आ जाए, जिसमें जनरली हमें होने से पहले घबराहट भी होती है, हम ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं ना, तब हमें थोड़ी सी घबराहट होती है, और फिर अल्टीमेटली क्या आ जाती है, उल्टी आ जाती है। इसका सेंटर कहां पर सिचुएटेड है, मेड्यूला में। ठीक है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, इजेक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ स्टमक थ्रू योर माउथ। देन डायरिया, डायरिया में क्या हो रहा है, बहुत ही वाटरी सिक्रीशन हो रही है, बॉडी में से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है। सो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। यस, नेक्स्ट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डायरिया, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में उल्टा हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा है,
फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलॉन, है ना, कोलॉन के अंदर फीसेस रह जा रहे हैं, प्रॉपरली बाहर नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने पानी कम पिया है, आपकी डाइट में सैलेड नहीं है, आपकी डाइट में रफेज नहीं है, जिसकी वजह से फीसेस आर रिटेन्ड, ठीक है, एंड इरेगुलर बावल मूवमेंट। इसका क्या तरीका है बच्चों? डायरिया के केस में क्या सोल्यूशन है? ORS लो, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन लो। कॉन्स्टिपेशन के तरीके, कॉन्स्टिपेशन के क्या सोल्यूशन है? खूब पानी पियो, खूब रफेज लो, सैलेड्स लो, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो नहीं होते बट बावल मूवमेंट आपकी प्रॉपर कर देते हैं। देन इंडाइजेशन, जब बच्चे बहुत एंजाइटी होती है, जब बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हो, है ना, उस टाइम पर आपको ऐसा लगता है यार पेट भरा भरा सा है, जब डर लग रहा है ना, पेपर है अगले दिन या अभी पेपर शुरू होने वाला है तो कुछ खा नहीं पाएंगे, भरा भरा सा पेट है, ब्लोटिंग सा लग रहा है ना, इन दिस कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, भरा भरा सा लगता है। किस वजह से? मे बी एंजाइम नहीं आए थे, या डर लग रहा है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, ज्यादा खा लिया है और स्पाइसी फूड खाया है, राइट बच्चों? सो these are various disorders. Then next to disorder, protein energy malnutrition, which is kwashiorkor and marasmus. ये देख लो, marasmus बच्चे तब होता है जब प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी होती है, ठीक है, दोनों की कमी होती है और 1 साल से कम बच्चे को होता है। क्वाशियोरकर किसको होता है? जब सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कैलोरी इनटेक अपना सही है। ये कितने साल के बच्चे को होता है? 5 साल के कम के बच्चे को होता है। मैरिस्मस की बात करें बच्चों, सिंस प्रोटीन्स भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है, तो बहुत ही पतला हो जाएगा, जो बच्चा है वो बहुत पतला हो जाएगा, उसके रिब्स दिखाई देंगे, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। क्वाशियोरकर के केस में प्रोटीन नहीं है लेकिन कैलोरीज हैं, जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन है, पानी बाहर नहीं रिलीज हो पा रहा, टिश्यूज में भर के बैठा है, जिसकी वजह से उसका पेट अचानक से ऐसा लगेगा मोटा हो गया, जबकि वो मोटापा उसके खाने की वजह से नहीं है। मोटापा किस वजह से है? वो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। दैट इज कॉल्ड एज इडीमा, इडीमा हो गया है, पॉट बेली सिचुएशन आ गई है, ठीक है। सो अनलाइक मैरिस्मस, in kwashiorkor, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive edema and swelling of the body parts are seen. ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रोटीन एनर्जी मॉलन्यूट्रिशन, जो कि बच्चों कहां देखे गया था? बांग्लादेश में ड्यूरिंग लिबरेशन वॉर एंड इथियोपिया ड्यूरिंग सीवियर ड्रॉट कंडीशंस, ठीक है। मॉलन्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स हैं, राइट। तो ये था अपना रिवीजन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको एक एक वर्ड उसका क्लियर हो गया होगा और कल तुम लोग टॉप करोगे। तो मैम की स्पेशल क्लासेस कहाँ मिलती है? अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी पर जाओ, मैम को फॉलो कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पर स्लीप लाइफ कोड यूज करके आप मेरी सारी स्पेशल क्लासेस को अवेल कर सकते हो। नोट्स कहां पर मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो t.me/unacademy_official ये नया चैनल है, इसको ज्वाइन करना मत भूलना, नहीं तो भटकते रहते हो कि नोट्स कहां। एवरीडे नोट्स और डीपीपी आपको यही मिलती है। मंथन का टेस्ट है कल सुबह में 10 या 11 बजे आपको रेस्पिरेशन भी रिवाइज कराऊंगी, वो भी एक रिकॉर्डेड सेशन होगा, जिसको डेफिनेटली आप देखना। मैम बहुत मेहनत करके जा रही हैं, यस। तो इसको देखना, समझना, देन रिवाइज करना। फिजिक्स केमिस्ट्री आप खुद से रिवाइज करो। बायोलॉजी, जूलॉजी में आपको यहाँ पर खुद यहाँ आके रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट होता है बच्चे, यू नो हाउ टू रीच मी। आप seep.pahuja से कहीं भी ढूंढोगे मुझे, मैं आपको हर जगह मिल जाऊंगी। तो मंथन के टेस्ट में जिसने अभी एनरोल नहीं किया है, फ्री टेस्ट है बच्चों, सीप लाइव कोड यूज करके आप एनरोल कर सकते हो, यस। चलिए, सो ये कुछ बैचेस हैं जो हमारे प्लस पे स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो अगेन बाय यूजिंग कोड सीपलाइव, विच इज गोइंग टू गिव यू 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बेस्ट आपके लिए सब्सक्रिप्शन रहेगा 6 मंथ, अगर आप 2021 वाले हो। 11th में हो तो 2 ईयर, 11th और 12th में हो तो बच्चे सेफ साइड में रहने के लिए 1 ईयर। वहां पर आपको लाइव इंटरैक्शन मिलता है, प्रॉपर बातचीत हो पाती है, डाउट्स सॉल्व होते हैं, टेस्ट सीरीज में हिस्सा मिलता है, प्रॉपर लाइक माइंडेड क्राउड मिलता है, ठीक है। एंड आइकॉनिक भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए कि एक पर्सनलाइज कोच होना चाहिए हमारे पास, जो हमारे छोटे से छोटे डाउट्स को हैंडल करे। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पैनलिस्ट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो सीप लाइव कोड यूज करके आप 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड यूज करने से क्या बेनिफिट होगा? सबके कोड यूज करने से आपको 10% ही मिलता है, बट अगर आप ये कोड यूज करोगे तो मुझे पता चल जाएगा यस यू लाइक माई टीचिंग, सो इट विल बी काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम योर साइड। आज का सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। #NEETManthan, #CrackNEET मैम यूज करके आप टैग करिए हमें सोशल मीडिया पर, वी विल रीटैग यू, और इस तरीके से हम इस रेवोल्यूशन को फैला देंगे हर आदमी तक। सो अच्छे से प्रिपेयर करिए, सारी डीपीपी सॉल्व करिए, एंड आई विल सी यू नाउ टुमारो विद द रिवीजन ऑफ ब्रीदिंग।
तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।